रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आज की कहानी पे चलूं लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं कि इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप सबको अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो खाना खाने को मन कर रहा है, पेट के अंदर अजीब सी आग है और अगर कुछ ऐसा वैसा खा लेते हो तो पेट ऑलरेडी ख़राब। तो इस तरीके की सिचुएशन से मैं जूझ रहा हूँ। कल के दिन भी आप लोगों ने देखा था कि मेरा चेहरा मुरझाया मुरझाया था और ना मैंने दोपहर खाना खाया ना शाम खाना खाया आज भी। और वजह यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो अंदर जो गर्मी का तापमान है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना ख्याल रखें, ठंडी सब्जियाँ और सलाद का इस्तेमाल करें। साथ के साथ आप जो बाहरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खाने से बचें। अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि हमारा जो परिवार है ये स्वस्थ रह सके। और दोस्तों आए दिन कुछ इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि जिससे इंसान, जो शादीशुदा ज़िंदगी वाला इंसान है वो डर के माहौल में है, जो कुंवारा है वो शादी करना ही नहीं चाहता। दोस्तों कल के दिन भी मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी, वो भी पति पत्नी की थी। और इससे पहले अगर आप लोग जाएंगे तो तकरीबन 10 से 15 एपिसोड ऐसे मिलेंगे जिसमें पति और पत्नी वाले रिश्ते को ही कलंकित किया है। मुस्कान वाला जब से केस आया है, जब से इसी तरीके की जो अपडेट है, इसी तरीके की जो केसेस हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ आ रही है और मैंने आप लोग को अनगिनत ऐसी कहानियां सुना दी हैं जिसकी वजह से जो एक तरीके से पुरुष बिरादरी है उसमें डर का माहौल है। अब ऐसा नहीं है कि सब महिलाएं गलत होती हैं, कुछ पुरुष भी गलत होते हैं। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आज मेरठ से एक अजीब तरीके की खबर निकल के आई। एक व्यक्ति जिसका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे चलकर क्या कुछ हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। वो पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहता है कि साहब मेरे साथ में सौरभ राजपूत के जैसा कुछ हो सकता है। मेरी जो पत्नी है उसके अलग अलग लड़कों के साथ में अनैतिक संबंध हैं, वो उनसे जिस्मानी ताल्लुकात रखती है जिसकी वजह से मुझे अपनी जान को ख़तरा है। अब दोस्तों इस तरीके का मामला जब न्यूज़ में आया तो चारों तरफ हलचल मच गई। और इस तरीके का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले एक मध्य प्रदेश से भी मामला आया था जिसमें एक डरा हुआ पति पुलिस थाने पहुंचता है और कहता है कि साहब मुझे खतरा है कहीं मैं नीले ड्रम में पैक ना हो जाऊँ। इस तरीके की खबरें लगातार निकल के आ रही हैं। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, आप लोग वाकई कहेंगे कि इस तरीके का जो डर है इंसाफ का वो वाजिब है, क्योंकि जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा इस कहानी के अंदर भी इसी तरीके के पति और पत्नी के रिश्ते को बहुत ही बुरी तरीके से कलंकित कर दिया गया। बात करूं दोस्तों आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। और बिहार में एक जगह लगती है बांका, और इसी बांका के अंतर्गत एक और जगह लगती है अमृतपुर, और इसी अमरपुर के अंतर्गत एक रामपुर बहियार इलाका आता है और यहीं पर एक गांव है केदुआर गांव। इसी केदुआर गांव के आसपास एक नहर बहती है, बिलासी नहर। इसी बिलासी नहर के अंदर कुछ अजीब सा सुबह 11 अप्रैल साल 2025 की सुबह को कुछ लोगों को दिखाई पड़ता है। अब जब लोग देखते हैं तो वहाँ पर एक इंसानी धड़ मौजूद होता है। उससे 100 मीटर दूरी पर एक और सर मिलता है इंसानी बॉडी का। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि साहब इस तरीके से एक नदी के अंदर एक धड़ मिला है इंसानी और दूसरी जगह पर एक सर मिला है। लिहाजा पुलिस जब इस तरीके की सूचना पाती है, पुलिस तुरंत भागती है, दौड़ती है, वहाँ पहुँचती है एंड पहुँचने के बाद में सीधा उस शव को अपनी कस्टडी में लेती है। धड़ को और सर को मिलाया जाता है, मैच कर जाता है और उसके बाद में जो उस डेड बॉडी के पास से ज़रूरी चीज़ें, जो कपड़े वगैरह वहाँ पर फेंके गए थे, उन सब से पहचान की जाती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है। आस पड़ोस के जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे उन सबसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन दोस्तों किस्मत ऐसी थी कि इस व्यक्ति की उसकी कोई भी शख्स जो है वो शनाख्त नहीं करता है। हालांकि कपड़ों से और सारी चीज़ों से पहचान हो जाती है। पहचान होती है बिहारी यादव नाम के एक व्यक्ति के नाम पे, जो कि केदुआर गांव का रहने वाला है। अब पता चलता है कि बिहारी यादव की हत्या हुई है, इसलिए पुलिस जो थी अब बिहारी यादव के फैमिली वालों को सूचना दे देती है कि साहब इस तरीके से तुम्हारे परिवार का एक व्यक्ति है जिसका नाम बिहारी यादव है, उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई है। उसका जो धड़ है वो बिलासी नहर के अंदर मिला है, सर जो है वो दूसरी जगह मिला है। परिवार वाले पहुँचते हैं, लिहाजा डेड बॉडी जो थी वो ऑलरेडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी थी। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट होने के बाद में सारी चीज़ों का खुलासा हो जाता है कि पहले बिहारी यादव के साथ में बहुत ज़्यादा मारपिटाई की जाती है। मारपिटाई करने के बाद में किसी तेज़ धारदार हथियार से उनके सर को उनके धड़ से अलग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बिहारी यादव की मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसके बाद में शायद जो कातिल थे अपनी जो डेड बॉडी थी उसको उस हिसाब से ठिकाने लगा कर वो निकल गए थे ताकि किसी भी तरीके की कोई पहचान ना हो सके, क्योंकि उन्होंने धड़ को एक अलग जगह फेंका था और सर को एक अलग जगह फेंका था। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में बिहारी यादव के परिवार वालों से पूछताछ करती है। तो परिवार वालों से सबसे पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा,
किसी से कोई रंजिश, किसी से कोई पैसों का लेन देन, किसी के साथ में कोई व्यवसाय, या फिर कोई ऐसा मामला जिसमें बिहारी यादव की किसी से कोई ज़्यादा नज़दीकियाँ या फिर किसी से कोई ज़्यादा दुश्मनी। तो परिवार वाले कहते हैं साहब हम तो बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है और हमारा ना किसी के साथ में कोई लड़ाई है, ना किसी के साथ में कोई झगड़ा है। अब हमारे बेटे बिहारी यादव की किसने किस तरीके से हत्या कर दी साहब, इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जो भी कातिल है ये पुलिस की गिरफ्त में जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि हमारे बेटे के कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बेटे को इंसाफ मिल सके। अब इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ करती है। साथ के साथ जब पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ करने के बाद में इस पूरे गांव के अंदर जो अपने मुखबिर एक्टिव करती है, तो पुलिस को एक बड़ी ही अजीब बात पता चलती है। पुलिस को ये पता चलता है कि बिहारी यादव की जो पत्नी रिंकू देवी है, उस रिंकू देवी के साथ में बिहारी यादव के रिश्ते ठीक नहीं थे। बिहारी यादव कोलकाता में रहकर ट्रक चलाता था, वहीं पर रहता था, और 11 अप्रैल साल 2025 को वो अपने घर आया था, और इसी बीच में इसके साथ में ये सारी वारदात हो गई। क्योंकि बिहारी यादव यहाँ रहता था, वहाँ पर फ़ोन कर पुलिस ने पता किया तो पता चला कि बिहारी यादव अपनी छुट्टी पे गया हुआ था। घर वालों से पता किया तो घर वालों ने बताया कि बिहारी यादव घर आया ही नहीं था। ऐसे में पुलिस वाले जो थे, चूँकि रिंकू देवी के बारे में कुछ इनपुट्स गाँव के अंदर से मिले थे, इसलिए पुलिस वाले रिंकू देवी की कॉल डिटेल खंगालते हैं। जब पुलिस वाले रिंकू देवी की कॉल डिटेल खंगालते हैं तो इसमें कई नंबर ऐसे होते हैं कि कत्ल वाले दिन ही जिन नंबरों पर बात की गई थी, पहली कॉल रिंकू देवी के मोबाइल से बिहारी यादव को ही गई थी, और उसके जस्ट बाद में एक और कॉल गई थी जो कि अमरपुर भारको के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम हरिजन है, बालेश्वर हरिजन, उनको गई थी, और उनकी पत्नी बिजलुआ देवी को गई थी। लिहाजा पुलिस जो थी तुरंत रिंकू देवी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि घटना स्थल वाले जिस दिन घटना हुई थी उस दिन ही इसने अपने पति बिहारी यादव को कॉल किया था, और ये बोल रही है कि उसके पति घर आ ही नहीं थे। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को इस रिंकू देवी के ऊपर डाउट हो जाता है, इसलिए पुलिस रिंकू देवी को उठाती है, एंड उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है। अब जब रिंकू देवी को उठाया जाता है तो रिंकू देवी पुलिस के सामने शुरुआत में तो गुमराह करने की भरपूर कोशिश कर लेती है, लेकिन दोस्तों जब पुलिस रिंकू देवी के ऊपर सख्ती दिखाती है तो जो रिंकू देवी थी ये पुलिस के सामने टूट जाती है, एंड टूटने के बाद में बताती है कि हाँ मैंने ही अपने पति की हत्या की है, लेकिन इसमें मेरी सहेली बिजलुआ देवी और उसका पति बालेश्वर हरिजन मौजूद थे, वो शामिल थे इसमें, और मैंने अपनी सहेली और उसके पति को 35,000 रुपये में अपने पति को कत्ल करने की सुपारी दी थी। दरअसल 11 अप्रैल साल 2025 को जब जो बिहारी यादव था, जब वो अपने घर आता है तो उसके बाद में रास्ते में ही रिंकू देवी अपने पति बिहारी यादव को कॉल करती है, एंड कॉल करने के बाद में कहती है कि अपने ऊपर बैंक का वारंट हुआ है, लिहाजा तुम घर मत आना, मैं अपने किसी जानने वाले को इंग्लिश चौराहे पर भेज रही हूँ, उसी के साथ तुम्हें घर आना है। अब बेचारा बिहारी यादव किसी भी चीज़ से अनजान था, उसके साथ में क्या कुछ होने वाला इसके बारे में उसे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, लिहाजा बिहारी यादव इसी हरिजन जो बालेश्वर हरिजन था इसके साथ में आने लगता है। और रास्ते में ही रिंकू देवी और बिजलुआ देवी जो थे वो घात लगाकर बैठे हुए थे, और रास्ते में ही इसी बिहारी यादव के ऊपर ये तीनों लोग मौका देखते ही हमला कर देते। हमला इतना ज़्यादा विध्वस्त था, इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि बिहारी यादव कुछ समझ ही नहीं पाता है। जब तक ये समझ पाता, जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। ये तीनों लोग उसके ऊपर काबू पा लेते। पहले तो उसकी काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करते, गला दबाकर उसकी हत्या करते, और उसके बाद में किसी तेज़ धारदार हथियार से उसकी सांसें भी पूरी तरीके से नहीं निकल पाई थी, उसके गले को काट देते हैं, एंड उसके बाद में उसके सर को कहीं और जगह फेंकते हैं, एंड डेड बॉडी को कहीं और जगह फेंकते हैं। दोस्तों पुलिस ने जब खुलासा किया तो पता ये चला कि बिहारी यादव की जो पत्नी रिंकू देवी हैं, उनके गांव के ही कई अन्य पुरुषों के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात थे, और जब कभी भी बिहारी यादव बाहर जाता था काम के सिलसिले में तो जो रिंकू देवी थी ये गांव के उन पुरुषों के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात बनाया करती थी, उनसे शारीरिक संबंध बनाया करती थी, और इस बारे में कहीं ना कहीं बिहारी यादव को खबर हो गई थी। इसलिए वो अपनी पत्नी रिंकू देवी से कई बार इस बारे में लेकर उसने बात की थी, और कई बार इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ, और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कई बार बिहारी यादव अपनी पत्नी से नाराज़ होकर काम पर चला गया, और उसने अपनी पति से कई दिनों तक बात भी नहीं की। और इसी वजह से दोस्तों जो बिहारी यादव था अपने घर आ रहा था ताकि जो परिवार है वो सामान्य पटरी पर आ सके, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके कत्ल की तैयारी कर रखी है, इसके बारे में शायद ही बिहारी यादव को अंदाज़ा भी होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक पत्नी जो हबस में कुछ इस कदर अंधी हो चुकी थी, सेक्स की भूख उसको इस कदर थी कि उसने अपने सुहाग को ही खा लिया। आप लोग ऐसी पत्नियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं और उनको किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें मोहम्मद जोरेश जी पहला कमेंट करते हैं, हार्ट बनाते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, और उसके बाद में मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी का अगला कमेंट्स है, उसके बाद भी दिनेश कुमार जी लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है, मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं।
लाइक अब्बास गुलिस्तानास कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं नाबालिग से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद में अरुण ठाकुर हैं, लिखता है भाई जी गलती लड़की की तो है, साथ में समाज की भी है। शादी करते टाइम लड़के का मेल होना बहुत ज़रूरी है, शारीरिक इमोशन ज़रूरत के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज लिखते हैं गलती राहुल की है कि उसने नाबालिग से शादी की। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई आपने तबीयत का ध्यान दो भाई। उसके बाद में नूर मोहम्मद लिखते हैं सर आपने अब्बे चुआई की कहानी सुना दी, बताएं प्लीज़। तो नूर मोहम्मद अंसारी जी, अब्बे चुआई की जो कहानी है ये कल के दिन हमारे जो दूसरा वाला चैनल है उस पर अपलोड होगी, शूट हो गई है, एडिटिंग चल रही है और कल के दिन दूसरे वाले चैनल पर अपलोड हो जाएगी रात 8 बजे। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है जमालुद्दीन शाह का, लिखते हैं मैं जमालुद्दीन शाह रेजोर से यूपी से एटा से सुनता हूँ, बहुत शुक्रिया। परवेज़ आलम है, लिखते हैं कैसे हो भाई, बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं डियर कभी घूमने आओ अल्मेटी कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में घूमने के लिए शायद वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर विज़िट वीज़े पर कजाकिस्तान घूमने के लिए आया जाए तो कितना खर्चा आ सकता है बताइएगा। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है जिबैश अंसारी हैं, लिखते हैं शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, नाइस स्टोरी। जिबैश अंसारी फ्रॉम पीलीभीत से कहानी सुनते हैं। तो जिबैश अंसारी जी, अगर आपने मेरा कमेंट्स पढ़ा हो तो मुझे पीलीभीत में किसी डॉक्टर का एड्रेस पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कीजिए। मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, हमने कमेंट्स कई किए हैं लेकिन आप बस एक पढ़ लेना जी, शुक्रिया। नूर मोहम्मद अंसारी हैं, लिखते हैं पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से सर, बहुत शुक्रिया भाई। मंसूरी भाईजान लिखते हैं सभी मर्डर में अवैध संबंध बहुत ही बड़े वजह बनती जा रही है जी, शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं भाई हम दोनों मिलकर आपकी स्टोरी सुनते हैं, यानी दिनेश कुमार और उनकी पत्नी। उसके बाद में दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं भाई मेरी वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी। तो आपकी जो वाइफ दीप है उनका भी बहुत शुक्रिया। देव कुमार हैं, लिखते हैं घोर कलयुग आ गया है भैया, समझदार इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, पति पत्नी के पवित्र रिश्ता भी कलंकित हो रहा है जी, शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार जी लिखते हैं भाई मैं आपको अल्मेटी कजाकिस्तान से सुनता हूँ जी, शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ आलम हैं, लिखते हैं फर्स्ट कमेंट्स टुडे। तो परवेज़ आलम जी शुक्रिया आपका। प्रियंका सिंह हैं, लिखते हैं आप जल्दी ठीक हो जाएं भैया, दुआ है। तो प्रियंका जी शुक्रिया। दिनेश कुमार जी लिखते हैं भाई हम दोनों मिलकर सुनते हैं आपकी कहानी, शुक्रिया। सालिम अंसारी हैं, लिखते हैं रियाद सऊदी अरबिया से देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह हैं जो हार्ट बनाती हैं, शुक्रिया। और उसके बाद में शांति माल सिन्हा हैं, लिखते हैं वालेकुम सलाम भैया, मैं बहुत दिन बाद हूँ और आपकी वीडियो देखने के लिए, बहुत शुक्रिया भाई आप आए। मंसूरी भाईजान लिखते हैं आप बहुत मेहनत करते हैं, कहानी सुनाते हैं, लेकिन भाई जी लाइक और विजुअल बहुत कम होते हैं। कोई बात नहीं भाई, लेकिन आपका सपोर्ट बन रहा है तो वीडियो 2 के पार जा रही हैं। लक्ष्मी हैं और लिखते हैं थैंक यू सर फ्रॉम गोवा से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में दिनेश जी हैं, लिखते हैं भाई लाइक यू। नूर मोहम्मद जी हार्ट बनाते हैं। दिनेश कुमार जी अगला कमेंट्स करते हैं। उसके बाद भी दिनेश कुमार जी का है। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में फिर अगला कमेंट दिनेश कुमार जी का है। नूर मोहम्मद अंसारी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये जयप्रकाश सिंह का है, प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये कमेंट्स दिनेश कुमार जी का ही है, नूर मोहम्मद जी का अगला कमेंट्स है। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स जावेद अंसारी जी ने भी किए हैं। और उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा जी भी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी भी कमेंट्स करते हैं। तो जो आप लोगों के कल के दिन कमेंट्स आए थे वो सारे कमेंट्स मैंने पढ़ ली हैं। और कल के जो कमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो बार कमेंट्स किया है वो दिनेश कुमार जी ने किया है। उसके बाद में मंसूरी भाईजान जी ने किया है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स किया है ये राजपुरा ख़बरनामा करके हैं, उन्होंने किया है। तो भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार है कि आप इस तरीके से नवाज रहे हैं और इस तरीके से अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। बाकी दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। मिलता हूँ कल के दिन किसी और कहानी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।